हाय, वेलकम बैक। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और नई सीरीज़ नहीं, एक्चुअली बोल सकते हो नया यूनिट, नया सब्जेक्ट, दैट इज़ द सेल बायोलॉजी। ठीक है? तो सेल बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑब्वियसली सेल बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और सेल जो है वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है? काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है सेल। और सेल को अगर आप समझ गए तो आप बायोलॉजी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी बायोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस पढ़ते हैं, लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर चीज़ कहाँ पे होती है? आपकी सेल के अंदर होती है। ठीक है? तो आपको जितने भी मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो सब अगर आपको अच्छे से समझना है डिटेल में, तो आपको सेल की जो फिजियोलॉजी है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस यूनिट में हम लोग सेल को पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है सबसे पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी का, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? और एक एक करके फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स को। और जब हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लेंगे तो आपको जो सेल है वो ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? अब देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो आपको पता है कि जो मेनली जो सेल है वो तो आपका किस में होता है? एनिमल्स में होता है ना? प्लांट्स में होता है, ठीक है? बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? फंजाई में होता है। तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आपके इन सभी ऑर्गेनिज्म में, आपके ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी सेल वॉल। ठीक है? तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? आपको हमेशा ये क्लियर रहना चाहिए कि सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो आपके सारे ही ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंटेन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होती है, फंजाई होते हैं, उन सब के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर भी होती है ऑन द टॉप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? तो एनिमल्स की बात करें अगर हम, प्लांट्स की बात करें हम, बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, तो इन सब के पास क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। लेकिन सिर्फ एनिमल को अगर आप छोड़ दोगे, एनिमल को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे, तो आपका प्लांट्स के पास, बैक्टीरिया के पास, फंजाई के पास, सबके पास एक और लेयर होती है जिसको बोलते हो आप क्या? सेल वॉल। ठीक है? सेल वॉल, सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है आपकी सेल वॉल। और जो सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? और तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है? बाकी प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है। ठीक है? तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहीं से आपकी लाइफ की शुरुआत होती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एज ऑफ लाइफ। ठीक है? एज का मतलब क्या होता है? किनारा होता है ना? नदी का किनारा, है ना? तो वैसे ही जो लाइफ की शुरुआत होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। यहाँ पे देखो, ये जो है ना सब आउटर लेयर, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सब के सब अपना फंक्शन करते हैं। सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है?
और साइटोप्लाज्म को कवर करके कौन रखता है? वो रखता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एज ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है। समझ रहे हो? सेल क्या है? सेल इज द टाइनी टाइनी यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? लाइफ का अगर हम छोटा स्वरूप देखने की कोशिश करेंगे तो हम सेल में देख सकते हैं, है ना? तो क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर बना है ना? तो सेल के अंदर लाइफ होती है और उस लाइफ को जो कवर करके रखता है वो कौन करता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, वही बात यहाँ पे है कि सेल इज द बाउंड्री दैट सेपरेट्स द लिविंग सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है? उसके बाद सेल क्या करता है? सेल कंट्रोल्स द ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर काफ़ी कुछ कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इंपोर्ट होते हैं, ठीक है? जिनकी ज़रूरत सेल के अंदर है फंक्शन के लिए, सेल के फंक्शन के लिए। जैसे कि आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना? जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, वो सब की ज़रूरत किसको पड़ती है? सेल ग्रोथ के लिए पड़ती है, ठीक है ना? ग्लूकोज लेते हो, ठीक है? तो वो सब कहाँ जाता है? आपका सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सेल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना? और उससे सेल अपना फंक्शन कर पाता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना होता है, ठीक है? तो ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेल, वो किसकी कौन रेगुलेट करता है? कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? राइट? उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन इंपॉर्टेंट है वो ये इसका है कि एग्जिबिट्स सेलेक्टिव परमेबिलिटी। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल के बाहर आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक सिलेक्टिविटी होती है, है ना? ये सारे ये किस कोई भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल मुंह उठा के सेल के अंदर नहीं घुस सकता, या किसी की ज़रूरत नहीं है सेल के बाहर आने की, जब तक कि आपका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसको अलाउ ना करे अंदर या बाहर जाने के लिए। तो इसके पास क्या होती है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है? तो ये जो इसके फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है? ये मैंने बहुत शॉर्ट में और एक बेसिक तरीके से आपको समझा दिया। लेकिन इसको अभी हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी डीप में समझेंगे, और ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो सबसे प्रसिद्ध मॉडल है ना? द वेरी फेमस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट वाज गिवन बाय एस जे सिंगर एंड गार्थ एल निकल्सन इन 1972, ठीक है? तो सिंगर एंड निकल्सन ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्रपोज किया था, दिया था, ठीक है? उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को सही से ये नहीं पता रहता कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, है ना? व्हाई दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मोज़ेक का मतलब आपको समझना होगा, तो आपको इस टर्मिनोलॉजी का मतलब अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो मोज़ेक का मतलब क्या होता है? कि मोज़ेक का मतलब होता है एक पैटर्न, ठीक है? पैटर्न जो कि मिलके बना हो रंग बिरंगे पत्थरों से, स्टोन से, ठीक है, टाइल्स से, ठीक है? तो इनसे मिलकर जो पैटर्न बनता है ना, जैसे आप घरों में भी लगवाते हैं ना, ऐसे ऐसे टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है? एक ब्लैक लगवा देते हैं, एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक। जैसे चेस है, चेस का बोर्ड देखा होगा, है ना? तो वो भी क्या है? एक पैटर्न है। तो जहाँ पे भी स्टोन से मिलके, टाइल से मिलके या किसी भी चीज़ से मिलके कोई पैटर्न बन रहा हो ना, तो उसको बोला जाता है क्या? मोज़ेक, ठीक है? तो जैसे कि अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये
मोज़ेक दिख रहा है ये आपको, ठीक है ना? यहाँ पर ये एक पैटर्न दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोज़ेक बोलते हैं। तो यहाँ से ये टर्म लिया गया आपका मोज़ेक। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में ये मोज़ेक क्या है? तो अब आप यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है? देख रहे हो, है ना? यहाँ पे ये क्या है? ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं, है ना? ये अरेंज्ड है यहाँ पर आपके प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना? और उसकी वजह से क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर जो मोज़ेक है आपका, मोज़ेक किसका बन रहा है? प्रोटीन का बन रहा है, ठीक है? So the membrane is a mosaic of protein molecules floating in fluid lipid bilayer, है ना? तो देखो आपका जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि मान लो ये आपका सेल वॉल है, सॉरी ये आपका सेल है, ठीक है? और ये जो आउटर लेयर है ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, अगर इसको आप ऐसे बड़ा करके देखोगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में आगे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो वो आपका कुछ इस तरीके से बना होता है, डबल लेयर होता है किसका? लिपिड का, ठीक है? ऐसे होता है, लिपिड का डबल लेयर होता है, ठीक है? और वो कैसा होता है? वो फ्लूइडिक होता है, फ्लूइडिक इन नेचर, समझ रहे हो? और कैसा है? बायलेयर है। तो इस बायलेयर में, लिपिड के बायलेयर में आपका प्रोटीन का एक पैटर्न होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका एसिमेट्रिक। समझ रहे हो? द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उसके दोनों तरफ का जो पार्ट्स है वो अनइक्वल हो, ठीक है? जैसे कि अगर मान लो ये एक लाइन है, ठीक है? इसका इधर मैं बना दूँ 4 पॉइंट्स और इधर भी 4 पॉइंट्स, ठीक है? तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। जैसे आप अपनी खुद की बॉडी ले लीजिए, ठीक है? जैसे आप ह्यूमन बॉडी ले लोगे, तो ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? सिमेट्रिक होती है। अगर आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को बीच में से अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है? लेकिन मान लो कि किसी के एक तरफ 3 पैर हैं, या एक तरफ 2 हाथ है और दूसरी तरफ 1 ही हाथ है। ऐसा मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो वो बॉडी कैसी होगी? एसिमेट्रिक बॉडी होगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो होता है एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक क्यों होता है? ड्यू टू द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है? तो जो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों का नाम लिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका इन 3 चीज़ों से ही मेनली मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स से, ठीक है? समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एसिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है, यहाँ पर आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो इसके दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। उसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? एसिमेट्रिक। तो अगर आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको क्या याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है? और जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? राइट? ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब आगे हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है?
तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इस तरफ का जो रीजन है, ठीक है? और ये जो रीजन है नीचे का वो है आपका साइटोप्लाज्म का रीजन, ठीक है? मतलब ये जो नीचे वाला जो रीजन है वो कैसा रीजन है? सेल्युलर रीजन। और बाहर वाला जो रीजन, ऊपर वाला जो रीजन है वो है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन, ठीक है? ओके। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लिपिड्स, कौन कौन से प्रोटीन और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपके कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है ना? देख रहे हो? अब यहाँ पर देखो कि ऐसे प्रोटीन जो आपके दोनों लेयर में इंटीग्रेटेड हो, जैसे ये वाला, ये कैसा है? आउटर लेयर। और ये कैसा है? इनर लेयर। अब ये वाला, इस प्रोटीन की अगर आप बात करोगे तो ये प्रोटीन देखो आपके ऊपर वाले लेयर में भी इंटीग्रेटेड है और नीचे वाले लेयर में भी एम्बेडेड है। तो ऐसे प्रोटीन्स को, जो कि दोनों लेयर में एम्बेडेड हो, ऐसे प्रोटीन को आप बोलोगे इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है? इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है? ओके। अब ऐसे प्रोटीन्स जो सिर्फ एक ही लेयर में एम्बेडेड हो, जैसे कि ये वाला आपके सिर्फ इनर लेयर में, इनर लिपिड लेयर में आपका एम्बेडेड है, तो ऐसे प्रोटीन को आप बोलोगे या तो पेरिफेरल प्रोटीन या बोलोगे आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद यहाँ पर देखो आप कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो फोस्फोलिपिड बायलेयर होता है, लिपिड का बायलेयर होता है। तो एक लेयर तो आपकी ये वाली हो गई आउटर लेयर और एक लेयर हो गई इनर लेयर। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है? इनका अरेंजमेंट देखिए ऐसा है ना? ऐसा, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दो लेयर है, ऊपर और नीचे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लिपिड बाय लेयर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो आपको ये हेड की तरह दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है? और ये जो है अंदर की तरफ जो है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है? तो सेल के बाहर का जो रीजन होता है वो भी कैसा होता है? वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, है ना? मतलब एक्वस, सॉरी एक्वस होता है ना? राइट। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी कैसा है? एक्वस है, ठीक है? राइट। तो ये जो आपका हेड है, देखोगे दोनों तरफ जो दोनों लेयर है, दोनों में हेड जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है? क्योंकि हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। नीचे भी हेड दिख रहा है आपको। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है लिपिड बाइलेयर का वो हमेशा एक्वस सराउंडिंग की तरफ, एक्वस रीजन की तरफ होगा, ठीक है? और जो आपका अंदर वाला पार्ट है, ये जो चेन है आपकी फैटी एसिड की चेन है, ये होती है आपकी हाइड्रोफोबिक। तो ये पानी से दूर भागेगी, एक्वस रीजन से दूर भागेगी, इसलिए ये दोनों अंदर की तरफ एम्बेडेड होती है, ठीक है? तो ये इसका रीज़न है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो
ये एसिमेट्रिक नेचर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये मेनली किसकी वजह से होता है आपका? वो होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखो, देखो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? ये है आपका, ये सब क्या है आपकी? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपको ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको कहाँ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, बाहर की तरफ। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन ऑफ सेल। ठीक है? समझ में आया? बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट मेजरली लोकेटेड होते हैं। ठीक है? ये पहली इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम बात करने जा रहे हैं लिपिड की। ठीक है? तो लिपिड की अब जब हम बात करेंगे, तो बाहर की तरफ कौन-कौन से लिपिड मेजरली प्रेज़ेंट होते हैं? तो आपको याद रखने हैं ये 2 नाम, पीसी एंड एसएल। ठीक है? तो पीसी क्या है आपका? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है? ये दोनों लिपिड्स आपके कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? मेजरली एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन में। ठीक है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, कि बाहर की तरफ कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनको आप क्या बोलोगे? ये तो होता है आपका फॉस्फोलिपिड। ठीक है ना? जो पीसी होता है वो होता है आपका फॉस्फोलिपिड, और एसएल क्या होता है? स्फिंगोलिपिड। ये भी मैं आपको लिपिड के क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। ठीक है? और जो सेल्यूलर रीजन होता है वहां पर आपको जो मेनली लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके पीएस, पीई एंड पीआई। तो पीएस क्या है? लिख लीजिए, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। पीई इज फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। और पीआई जो है वो है आपका फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। ठीक है? तो ये है आपका लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर की तरफ ये तीनों मेजरली लोकेटेड होते हैं, और बाहर की तरफ आपके लोकेटेड होते हैं पीसी एंड एसएल। ठीक है? अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना, कि ये जितने मैंने आपको 5 लिपिड के नाम बताए, पीसी, एसएल, पीएस, पीई एंड पीआई, इसमें से जो आपका पीएस होता है, ये वाला पीएस जो होता है, दिस इज द ओनली लिपिड दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात आप लिख लीजिए कहीं पे भी, रेड पेन से लिख लीजिए, मार्क लगा के लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसलिए बता रहा हूँ। जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है, दिस इज द ओनली फॉस्फोलिपिड दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है? और कोई भी लिपिड नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। और यही रीज़न है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेलुलर रीजन की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज बहुत सारे। तो इसका कैसा हो गया यहाँ पर नेचर? एक तो चार्ज की वजह से भी कैसा हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है? नेगेटिवली चार्ज होता है किधर? अंदर की तरफ। ये बात याद रखना, और इसका इम्पोर्टेंस और भी कुछ है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? और किसकी वजह से होता है नेगेटिव चार्ज? फॉस्फेटिडाइल सीरीन की वजह से। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं आगे। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? यही बताया था कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है? कौन-कौन सा? कौन-कौन सी चीज़ों से मिलके बना होता है? तो एक तो हो गया आपका लिपिड, ठीक? दूसरा हो गया आपका प्रोटीन्स, और तीसरा हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है? ओके। अब लिपिड्स जो, कितने टाइप के लिपिड आपके सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो मेनली आपके 3 टाइप के लिपिड आपको पढ़ने हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके
पहला जो है वो है आपका फोस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका फिंगोलिपिड्स, और तो तीसरा है वो है आपका स्टीरोल्स। तो ये तीनों लिपिड्स आपको समझने हैं, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद आपके क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आपका प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके मेनली होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। और वो कौन-कौन से, तो एक तो मैंने आपको बताया था अभी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी कौन से प्रोटीन्स की, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की, ठीक है। हम इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन करेंगे मेनली, वो करेंगे लिपिड्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लिपिड को तो कंप्लीट कर ही लेंगे, राइट। ओके। अब आगे बढ़ने से पहले, लिपिड पे चलने से पहले, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि कभी-कभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि जो इकोलाई का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना? और ह्यूमन का जो माइलिन माइलिन का नाम सुना होगा आपने, ह्यूमन माइलिन, ठीक है? और इकोलाई मेम्ब्रेन, ह्यूमन माइलिन या ह्यूमन मेम्ब्रेन बोल सकते हो। तो ह्यूमन के जो मेम्ब्रेन में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इकोलाई में कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमन के मेम्ब्रेन में लिपिड 70% होता है और प्रोटीन होता है आपका 30%, ठीक है। लेकिन इकोलाई में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इकोलाई में होता है आपका 25% लिपिड और 75% प्रोटीन, ठीक है ना? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि जो स्फिंगोलिपिड होता है, स्फिंगोलिपिड, ठीक है, वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो स्फिंगोलिपिड होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उससे कम आपका प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में, ठीक है। उससे कम प्रेजेंट होता है आपका लाइजोसोम के मेम्ब्रेन में, ठीक है। उससे भी कम प्रेजेंट होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, ठीक है। उससे भी कम प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और सबसे कम होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। किसकी बात कर रहे थे अभी हम, स्फिंगोलिपिड की, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका कोलेस्टेरॉल का, कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसका, कोलेस्टेरॉल का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोलेस्टेरॉल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उससे कम आपका प्रेजेंट होता है लाइजोसोम के मेम्ब्रेन में। उससे कम आपका प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में। उससे कम प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, ठीक है।
उससे कम होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, और सबसे कम होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। तो ये कुछ चीज़ें आपको तो हर सब्जेक्ट में याद करनी ही पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है और सबसे कम क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना ये बात कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन पीसी। उससे कम होता है प्रेजेंट आपका एसएम स्फिंगोमाइलिन। उससे कम होता है आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ठीक है। उससे कम फॉस्फेटिडाइल सेरिन, और सबसे कम होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी, या आप नोट्स बना के नोट में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किस क्या डिस्कस करेंगे, लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऊपर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था लिपिड्स में हम 3 टाइप के लिपिड्स पढ़ेंगे जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे स्फिंगोलिपिड के बारे में, और लास्ट में डिस्कस करेंगे स्टेरॉल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंथेसाइज कहाँ होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सिंथेसाइज होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक साइड में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका ये है सेल, ठीक है, और आपका सेल का ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो बाहर का जो पोर्शन है वो कैसा है, साइटोप्लाज्मिक साइड है। और जो अंदर का पोर्शन है वो कैसा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का साइड है। तो जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड्स है वो आपका कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम लिपिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम वहाँ पर लिपिड्स का अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनका सिंथेसिस पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया कि आपको एक ये थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा लिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो जो फॉस्फोग्लिसरेट्स है ये मेनली आपका होता है दो टाइप का, ठीक है। एक तो होता है आपका फोस्फोलिपिड, और दूसरा होता है आपका स्फिंगो स्फिंगोलिपिड, ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो जो फोस्फोलिपिड होता है ना, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो फोस्फोलिपिड है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा जो लिपिड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, फोस्फोलिपिड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फोस्फोलिपिड इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कैसा होता है ये फोस्फोलिपिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि उसका अरेंजमेंट कैसा होता है लिपिड का, कुछ इस तरीके का, है ना। तो और लिपिड की बाई लेयर होती है। तो अगर एक लेयर में अगर हम एक लिपिड की बात करें तो वो कुछ आपका इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। फोस्फोलिपिड मेक अप द सेल मेम्ब्रेन। ईच फोस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ फोस्फेट हेड लिंक्ड टू टू फैटी एसिड चेन्स। तो आपका यहाँ पर ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसा है, ये है आपका फोस्फेट हेड, मतलब ये आपका है हाइड्रोफिलिक, है ना। और ये जो आपके दोनों दिखाई दे रहे हैं ये आपके फैटी एसिड चेन, ठीक है, फैटी एसिड चेन्स, ठीक है। और ये होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है। द हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड interacts with water. The tails are hydrophobic and hate water, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि
किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो हेड हो गया और ये दोनों क्या हो गए, टेल हो गए, ठीक। तो टेल क्या होती है, फैटी एसिड चेन की होती है, ठीक है। और जो ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये होता है आपका मेन। और इसी की बेसिस पे आपके जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। तो ये जो आपका हेड है, ये वाला फोस्फोलिपिड का जो ये हेड है, ये आपका मेन है। और इसको आप मान लो कि दिस इज द फंक्शनल एक्स ग्रुप, ठीक है, ओके। और इस पे ही डिपेंड करेगा कि आपका फोस्फोलिपिड कौन सा है। तो अगर ये एक्स आपका है कोलिन, ठीक है, अगर ये आपका एक्स है कोलिन, तो आपका जो फोस्फोलिपिड होगा वो होगा फोस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। अगर ये एक्स आपका है इथेनॉल अमाइन, इथेनॉल अमाइन, तो आपका जो फोस्फोलिपिड होगा वो होगा फोस्फेटिडाइल इथेनॉल, ठीक है। अगर ये एक्स आपका है इनोसिटॉल, ठीक है, तो आपका जो फोस्फोलिपिड होगा वो क्या होगा, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है। अगर ये एक्स आपका है ग्लिसरॉल, तो आपका जो फोस्फोलिपिड होगा वो होगा फोस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये आपका एक्स है फोस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, एक्स अगर फोस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है, तो आपका जो फोस्फोलिपिड होगा वो कहलाएगा कार्डियोलिपिन, ठीक है। और अगर ये आपका एक्स है सीरीन, तो वो आपका होगा फोस्फोलिपिड फोस्फेटिडाइल सीरीन। तो समझ रहे हो, फोस्फोलिपिड जो होता है वो आपका होता है फोस्फोलिपिड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स का फोस्फोलिपिड होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हो गए, फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, फोस्फेटिडाइल कोलिन, फोस्फेटिडाइल सीरीन, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है, फोस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ठीक है ना। फिर कार्डियोलिपिन, ये इतने टाइप के आपके फोस्फोलिपिड है। और सब में कॉमन क्या है, सब में ये जो है, ये जो है पूरा ये कॉमन है। चेंज क्या होता है, ये वाला पार्ट, एक्स ग्रुप, ठीक है, जो हेड है वो चेंज होता है, ठीक। और उसी के बेसिस पे आपके अलग अलग टाइप के फोस्फोलिपिड्स होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। डिटेल में हम इनको लिपिड्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते लिपिड्स के बारे में, ठीक है। बट आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने टाइप के लिपिड्स होते हैं, है ना, और कैसे कैसे अरेंज होते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं जो सेकेंड टाइप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स होता है, वो होता है आपका प्लाज्मेलोजन, ठीक है, प्लाज्मेलोजन। ये जो प्लाज्मेलोजन होता है, यहाँ पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। यहाँ पर भी देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये जो R1 ग्रुप है और R2 ग्रुप है, ये है आपके, यहाँ पर आपके आ, यहाँ पर आपके ये जो है वो फैटी एसिड के चेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये R1 जो है वो फैटी एसिड का चेन है, ठीक है। और ये भी आपका फैटी एसिड का चेन है। तो इसमें दो फैटी एसिड के चेन्स होते हैं, R1 और R2 की जगह पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये जो X है, ये है आपका एक्स जो है, इसके बेसिस पे ही जो आपका प्लाज्मोलोजन है वो भी अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर हम इसके डिफरेंट टाइप्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था किसका, फोस फोस्फोलिपिड का, यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भी भूल गया, वो ये है कि
जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, उसमें आपके होते हैं 2 ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? 2 ईस्टर बॉन्ड, तो एक ईस्टर बॉन्ड तो आपका हो गया ये ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? और दूसरा ईस्टर बॉन्ड हो गया ये। तो यहाँ पर आपके 2 ईस्टर बॉन्ड होते हैं, किसमें? फॉस्फोलिपिड्स में। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फॉस्फोलिपिड में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है? सिर्फ एस्टर बॉन्ड होते हैं। अब प्लाज्मोलोजन की बात करेंगे, तो इसमें होता है आपका, एक तो होता है आपका एस्टर बॉन्ड और एक होता है आपका ईथर बॉन्ड, ठीक है? कहाँ पे होता है? तो जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो पहला वाला होता है, ये वाला, वो होता है आपका ईथर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ठीक है? और जो आपका दूसरा वाला होता है यहाँ पर, ये होता है आपका ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? समझ रहे हो, है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है प्लास्मेलोजन का, ठीक है? कौन सा बॉन्ड कौन से फॉस्फोलाइपिड से ससेप्टेबल होता है, ठीक है? तो जो फॉस्फोलिपिड है उसको ब्रेक कौन करेगा, उसको डिग्रेड कौन करेगा? फॉस्फोलिपिड इज डिग्रेडेड बाय फॉस्फोलाइपेज, ठीक है? समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो फॉस्फोलाइपेज है वो आपके 3 टाइप के फॉस्फोलाइपेज है जो आपको याद रखने हैं। एक होता है आपका फॉस्फोलाइपेज ए, एक होता है फॉस्फोलाइपेज बी, ठीक है? सॉरी, एक होता है आपका फॉस्फोलाइपेज A1, दूसरा होता है फॉस्फोलाइपेज A2 और तीसरा होता है फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है? इन तीनों का रोल आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में 1-2 बार मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो देखो, जो आपका ईथर बॉन्ड होता है, ठीक है? अब ईथर बॉन्ड कहाँ है आपका? ये रहा, ठीक है? तो ये वाला जो बॉन्ड है ईथर बॉन्ड, ये आपका ब्रेक होता है किससे? ये यहाँ पर आपका एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A1। तो ये जो ईथर बॉन्ड होता है, दिस ईथर बॉन्ड इज ससेप्टेबल टू फॉस्फोलाइपेज A1। दिस ईस्टर बॉन्ड इज ससेप्टेबल टू फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है? एंड दिस लास्ट बॉन्ड इज ससेप्टेबल टू फॉस्फोलाइपेज C। ये आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है। जो पहला वाला फैटी एसिड का चेन वाला जो बॉन्ड है, एथर बॉन्ड, वो फॉस्फोलाइपेज A1 से, दूसरा वाला जो है वो एस्टर बॉन्ड जो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 से, और तीसरा वाला जो बॉन्ड है जिसके पास एक्स ग्रुप आपका जुड़ा हुआ होता है, वो किससे ससेप्टेबल होता है? फॉस्फोलाइपेज C से, ठीक है? तो ये चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये हो गया आपका क्या, आपका ये कवर हो गया आपका लिपिड में। सबसे पहला वाला हो गया फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? दूसरे वाले की, इसकी स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, ठीक है? तो यस, अब स्फिंगोलिपिड जो होता है, स्फिंगोलिपिड, वो आपका सिंथेसाइज होता है पेरोक्सीसोम में, ठीक है? ये चीज़ें याद रखनी है। स्फिंगोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक, राइट? जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके? जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा आपका जो है वो स्फिंगोलिपिड का जो है, ये ये जो है वो पूरा आपका स्फिंगोलिपिड का है बैकबोन, ठीक है? और ये होता है आपका स्फिंगोसिन, ठीक है? स्फिंगोसिन, ओके?
यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, यहाँ पर आपका एक अटैच होता है फैटी एसिड चेन, ये, ठीक। और इधर कार्बन 1 के साथ होता है आपका एक्स ग्रुप। अब इस एक्स ग्रुप के बेसिस पे ही आपका स्फिंगोलिपिड जो होता है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो अगर ये एक्स ग्रुप आपका होगा, फोस्फोकोलिन, ठीक है। अगर ये एक्स ग्रुप आपका होगा फोस्फोकोलिन, तो वो जो आपका स्फिंगोसिन होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका स्फिंगोमाइलिन कहलाएगा। अगर इस एक्स की जगह यहाँ पर आपका होगा ओ एच, तो वो आपका किस तरीके का स्फिंगोलिपिड होगा, वो आपका कहलाएगा सेरामाइड। अगर एक्स ग्रुप की जगह होगा आपका सिंपल कोई शुगर होगा तो वो कहलाएगा सेरेब्रोसाइड। और अगर कोई शुगर का क्लस्टर होगा तो वो कहलाएगा गैंग्लियोसाइड, ठीक है। समझ में आया, गैंग्लियोसाइड। अब यहाँ पर आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो गैंग्लियोसाइड होता है ना, ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है GM1 और एक होता है GM2, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि GM1 जो होता है ना, गैंग्लियोसाइड, ये जो आपका लिपिड होता है ये आपका एक्ट करता है एज ए कोलीरा टॉक्सिन, कोलीरा टॉक्सिन की तरह काम करता है। सॉरी, कोलीरा टॉक्सिन रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो आपको GM1 का याद रखना है कि दिस एक्ट एज ए कोलीरा टॉक्सिन रिसेप्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें GM2 की, ठीक है, अगर हम बात करें GM2 की, तो इसका इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टोरेज इसका ज़्यादा हो जाए, स्टोरेज ऑफ GM2 इन एक्सेस, कहाँ पर, इन लाइजोसोम में। अगर लाइजोसोम में इसका स्टोरेज एक्सेस में हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक डिसीज हो जाती है और उस डिसीज को बोला जाता है टाइसैक टाइसैक डिसीज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर इसका स्टोरेज एक्सेस में हो जाए, स्टोरेज ऑफ GM2 इन एक्सेस, ठीक है, इन लाइसोसोम, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइसैक डिसीज। और ये जो स्टोरेज होता है, एक्सेस स्टोरेज क्यों होता है, एक्सेस स्टोरेज ऑफ GM2 इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम होता है हेक्सामिनिडेज, हेक्सामिनिडेज एंजाइम। तो अगर ये एंजाइम आपका कम हो जाए लाइजोसोम में, लाइजोसोम में अगर इस एंजाइम की कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, GM2 ज़्यादा एक्सेस में स्टोर होने लग जाएगा लाइजोसोम में और उसकी वजह से आपका डिसीज़ होगा कौन सा, टाइसैक डिसीज़। तो ये चीज़ आपको GM2 के बारे में याद रखनी है। और GM1 के बारे में आपको क्या याद रखना है कि GM1 एक्ट एज कोलिरा टॉक्सिन रिसेप्टर, ठीक है ना। अब लास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि CSIR, DBT, गेट, इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स। उससे पहले मैं आपको स्टिरॉल के बारे में बताना भूल गया। जो तीसरा कैटेगरी था हमारा स्टिरॉल का, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको जल्दी से बता दूँ कि स्टिरॉल जो होते हैं वो मेनली आपको याद रखना है कि तीन टाइप के स्टिरॉल याद रखने हैं।
कौन कौन से? एक हो गया आपका कोलेस्टेरॉल, ठीक। दूसरा आपका हो गया स्टिग्मास्टिरॉल, स्टिग्मा स्टिरॉल। और है तीसरा है आपका एर्गोस्टिरॉल, एर्गोस्टिरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कोलेस्टेरॉल होता है, ये मेजरली आपका कहाँ पे मिलता है? ये आपका मेजरली मिलता है एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक। और जो आपका ये स्टिग्मास्टिरॉल है, ये आपका मेजरली मिलता है प्लांट्स में, ठीक है। और ये जो आपका अर्गोस्टिरॉल है, वो आपका मेजरली मिलता है कहाँ पर? फंजाई में। तो ये बस आपको स्टिरॉल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोस्फोलिपिड्स, ठीक। तो देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्टार्टिंग में बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है ना। बाहर की तरफ कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं और अंदर की तरफ कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हमको समझना है कि अगर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ चेंज आ जाए, मतलब जो बाहर लिपिड प्रेजेंट है वो अंदर चले जाएं किसी वजह से और अंदर वाले चले जाएं बाहर, तो देखो ये क्या है आपका, ये है आपका इस तरीके का कुछ होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है ना। तो मान लो ये है इनसाइड द सेल, ठीक है, और ये है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, तो बाहर मेनली क्या प्रेजेंट होता है आपको, कौन कौन सा लिपिड? फॉस्फेटिडाइल कोलिन और स्फिंगोलिपिड प्लस कोलेस्टेरॉल, ये बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथोनिल इथेनॉल अमाइन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल प्लस कोलेस्टेरॉल, ये बताया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फेटिडाइल सीरीन की, ठीक है। आपको पता है कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन की वजह से ही यहाँ पर सन में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन अगर ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन अंदर की जगह बाहर आ जाए, ध्यान रखना, तो क्या होगा? चार्ज बाहर की तरफ नेगेटिव आने लग जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन मूव्स आउट टू द सेल, ठीक है, ऑन आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट सिग्नल्स फॉर एपोप्टोसिस, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सेल को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और अब हमें हमें खुद को क्या करवाना है? एपोप्टोसिस करवाना है। वो कब होगा? जब फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आ जाए अंदर से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में? वो याद रखना है आपको फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के बारे में। वो क्या है कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल जो होता है, इट प्लेज रोल इन सेल
सिग्नलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कभी-कभी, ठीक है? बस इतना ही आपको याद रखना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है किसके बारे में? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन के बारे में। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन क्या करता है? इट प्रमोट द कर्वेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर्वेचर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? वेसिकल वेसिकल बडिंग के लिए, ठीक है? तो ये आपको ये तीनों के फंक्शन ज़रूर याद रखने हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के बारे में, ठीक है? तो जल्दी से एक बार और बताता हूँ, फॉस्फेटिडाइल सीरीन का अगर आपको नाम कहीं पे भी सुनाई दे, तो अगर वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो वो एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल आपके सेल सिग्नलिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन होता है वो आपका कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? तो ये था आपका लिपिड्स के बारे में, ठीक है? तो लिपिड का रोल जो भी था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू बता दिया था कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।